नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है तुम हम सफ़र हो हमारे, और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 8वां पार्ट है। अभी जो पार्ट चल रहा है इसमें फ्लैशबैक चल रहा है। फ्लैशबैक का आधा पार्ट इससे पहले वाले पार्ट में आ चुका है, इसलिए ये पार्ट पढ़ने से पहले पहले वाला पार्ट ज़रूर पढ़िएगा। और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहले सभी सातों पार्ट्स के, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के आगे के पार्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि एक लर्निंग और प्लस अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। मैं किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ जिसमें लर्निंग प्लस अर्निंग होती है। तो आप सीख सकते हैं पहले, और फिर किसी को सिखा करके अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो मेल आईडी दिख रही है, आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे मेल करते हैं तो अपना नंबर वहाँ ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन कॉल कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दे दूँगी। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पसंद हो तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, हमारे टीम के साथ काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अब हम शुरू करते हैं। एक दिन अवनी अपने घर जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट कार से हो गया। डीएम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, उसने देखा अवनी की हालत नाजुक है। अवनी की जान बच गई। डीएम ने राहत की सांस ली। अवनी ने जब डीएम को देखा तो उसने डीएम से कहा, डीएम आर्यन। अवनी के मुंह से आर्यन का नाम सुनकर डीएम चौंक गया। उसने अवनी से कहा, अवनी, तुम्हें आर्यन का पता है? अवनी ने कहा, आर्यन अमेरिका का हमारा राइवल्स है। डीएम खुश होकर बोला, अवनी, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। अवनी ने नासमझ होकर डीएम की तरफ देखा तो डीएम ने कहा, हमारे एक्सीडेंट के बाद तुम 5 साल की सारी बातें भूल गई। मेरे बारे में अमेरिका में जो कुछ भी 5 साल में हुआ वो सब तुम्हें याद नहीं था। अवनी ने हैरत होकर कहा, तो इन इतने सब दिनों में मेरे साथ क्या हुआ? डीएम ने अवनी को सब कुछ बताया। अवनी, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम अपने पिछली 5 साल की बातें भूल गई थी। एक्सीडेंट के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अपनी बॉडी को खून में सना हुआ पाया। मुझे समझने में टाइम लगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरी रूह न जाने क्यों इस दुनिया में ही थी। मैंने सबसे पहले तुम्हें खोजना शुरू किया, लेकिन तुम तो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तुम जब मुझे मिली तो तुम मुझे देख सकती थी, ये बात समझकर मैं खुश था। धीरे धीरे डीएम ने अवनी को सब कुछ बताया। अवनी डीएम को देखकर रोने लगी। जब अवनी के घर वालों को पता चला कि अवनी बच गई है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। अवनी की सौतेली माँ ने अवनी के पापा को समझाया कि अगर वो लोग अवनी के पास रहेंगे तो उसकी शादी किसी से भी करवा कर अवनी की सारी प्रॉपर्टी हासिल कर लेंगे। इसलिए वो सब अवनी के साथ रहने के लिए चले गए। अवनी सब समझ गई थी, फिर भी चुप थी। उसने उन्हें अपने साथ रख लिया। अवनी बिजनेस के साथ साथ आर्यन के पीछे कितने लोग हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं, उनका पता लगाने लगी। इसी बीच उसकी शादी अनिकेत से हो गई। वो अनिकेत की तरफ ध्यान ना देकर आर्यन के बारे में पता लगाने लगी। अवनी एक दिन कहीं जा रही थी, तभी उसकी टक्कर किसी आदमी से हुई। अवनी ने जब उसका चेहरा देखा तो वो हैरान हो गई। वो आदमी कुछ कुछ डीएम की तरह दिखता था। जब अवनी ने उसके बारे में पता किया तो उसे पता चला कि उसका नाम जीत है। उसके साथ बस उसकी बहन है जिसे हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन जीत के पास नौकरी नहीं है, जिससे उसकी बहन की जान खतरे में थी। अवनी ने जीत के पास एक प्रपोजल रखा जिसमें जीत डीएम की जगह ले, जिसके बदले में अवनी जीत की बहन की जिम्मेदारी लेगी। उसके हार्ट ऑपरेशन के साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखेगी। जीत अपनी बहन की जान बचाने के लिए अवनी के प्रपोजल को मान लेता है। अवनी ने जीत को डीएम की सारी आदतें, डीएम के बारे में सब कुछ सिखा दिया। जीत भी जल्दी जल्दी सब कुछ सीख गया। एक दिन अवनी की कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ। अवनी ने जब ट्रक की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि ट्रक के साइड में आर्यन का एक इमोजी बना था। अवनी को पता चला कि आर्यन को पता चल गया है कि अवनी अभी जिंदा है और वो अनिकेत के साथ रह रही है, लेकिन उसे जीत के बारे में पता नहीं था। अवनी तक पहुंचने के लिए उसने अनिकेत को मारने का प्लान बनाया। अवनी को जब पता चला कि आर्यन अनिकेत की जान लेने की कोशिश कर रहा है तो उसने उसका प्लान फेल कर दिया।
तब अवनी ने जीत को डीएम बनाकर आर्यन के सामने लेकर आई। फ्लैशबैक का यही एंड होता है। अवनी अपनी यादों से बाहर आई। उसने डीएम की तरफ देखा जो उसी को देख रहा था। अवनी ने कहा, क्या हुआ? डीएम ने कहा, कुछ नहीं। अवनी ने कहा। अवनी के फोन की रिंग बजती है और कुछ देर बात करने के बाद उसके होठों पर जहरीली मुस्कान आ जाती है। फोन कट करके अवनी डीएम की तरफ देखती है। अवनी डीएम से कहती है, सब ने मीटिंग रखी है। डीएम ने कहा, लगता है सबको झटका लगा है। अवनी ने कहा, अभी अगला झटका लगना बाकी है। डीएम मुस्कुरा दिया। अवनी डीएम के साथ रूम से बाहर आ गई। वो जीत के रूम के बाहर पहुंची और जीत को तैयार होने का कहकर नीचे आ गई। अवनी जीत के साथ कार में बैठ गई और ड्राइवर को कार चलाने का इशारा किया। डीएम आगे बैठे अवनी से बोला, अवनी तुम उसके साथ क्यों बैठी हो? अवनी ने कुछ नहीं कहा। वो बस आगे देखने लगी। डीएम ने फिर बोला, तुम सुन रही हो या नहीं? अवनी बस हल्के से हाँ में सिर हिला देती है। डीएम ने मुंह बनाकर कहा, यार तुम बाद में मिलो। इन सब की वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। अवनी हल्के से मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद कार रुकती है। बाहर खड़े सब लोग उस कार को देखते हैं। सब के सब हैरान हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है, ये कार जानी पहचानी सी लग रही है, पर याद नहीं आ रहा। दूसरा बोलता है, ये तो अवधि की कार है। तीसरा बोला, लेकिन वो तो मर गए थे। पहला, हाँ मैंने सुना था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। दूसरा आदमी फिर बोलता है, हाँ मैंने भी सुना था। उन तीनों के पीछे खड़ा एक आदमी अपने हाथ में पकड़े गिलास पर पकड़ टाइट कर लेता है। जहां वो खड़ा था वहां अंधेरा होने लगा था, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा देता है। सब लोग ध्यान से कार की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनमें से डीएम निकलकर बाहर आता है। सब उसे देखकर शौक रह जाते हैं। डीएम कार की दूसरी तरफ आता है और कार का दरवाजा खोलता है और अपना हाथ आगे कर देता है। अवनी डीएम का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। सब उसे देखकर शौक रह जाते हैं। अवनी और डीएम हाथ पकड़कर बैंकेट हॉल के अंदर चले आते हैं। सब लोग शौक थे और अंधेरे में खड़ा आदमी गुस्से से अपना गिलास फेंकने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो गिलास को वापस पकड़कर कुटिलता से मुस्कुराने लगता है। वो अंधेरे से रोशनी की ओर निकलता है। गोरा चेहरा, भूरी आंखें, होठों पर एक मुस्कान थी। न जाने क्या छुपाते हुए, 3 पीस सूट पहने हुए, बाल अच्छे से सेट। तभी पीछे से आवाज आती है, उदय सर। उदय पीछे मुड़कर देखता है तो सामने एक लड़का पसीने से कांप रहा होता है। उदय बोला, क्या हुआ देव? देव डरते हुए कहता है, सर वो आ गए। उदय ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वो जिंदा होंगे? देव बोलता है, पर ये कार। उदय ने कहा, उन दोनों के चेहरे पर मास्क था, वो कोई और भी हो सकते हैं। देव ने कहा, पर सर। इधर अवनी और डीएम अंदर जाकर एक आदमी के सामने जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, बिग बॉस भावेश। भावेश दिखने में 55 से 56 साल का व्यक्ति था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। भावेश बोलता है, आप दोनों कौन हैं? अवनी और डीएम अपना मास्क उतार देते हैं, जिसे देखकर भावेश की आंखें चमक जाती हैं। वो उन दोनों को गले से लग गया। भावेश ने कहा, तुम दोनों को मैंने खो दिया था। डीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी आसानी से आप हमें नहीं खो सकते। भावेश डीएम की बात समझ नहीं पाया, फिर भी वो मुस्कुरा दिया। अवनी और डीएम ने अपना मास्क पहन लिया। भावेश ने उनकी कुछ बातें की, तभी उदय वहां आ गया। उदय ने अवनी और डीएम को देखकर भावेश से पूछता है, भावेश बॉस ये कौन है? भावेश डीएम और अवनी की तरफ देखकर बोलते हैं, ये आज की पार्टी की शान है। उदय कुछ बोलता, तभी भावेश बोलता है, तो आप लोग बातें करो, मुझे कुछ काम है। कहकर वो वहां से चला जाता है। डीएम और अवनी उदय के मुड़ने से पहले ही वहां से चले जाते हैं। उदय उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन अवनी और डीएम उसे दिख नहीं रहे थे। तभी उनका ध्यान भावेश पर गया, जो माइक लेकर बोल रहा था।
भावेश: हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर देने जा रहा हूँ। उदय भावेश की बात सुनकर खुश हो जाता है और भावेश की तरफ बढ़ने लगता है। भावेश आगे बोलता है, ये जिम्मेदारी अवधि संभालेंगे। भावेश की बात सुनकर सब शौक थे। उदय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक आदमी बोलता है, बॉस, लेकिन वो तो मर गए थे। दूसरा बोलता है, यस बॉस, लास्ट टाइम भी आपने अवधि को चुना था। भावेश बोलता है, इधर आइए। अवनी और डीएम भावेश के साथ खड़े हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है, बॉस, हम अवधि की जगह किसी को नहीं दे सकते। दूसरा बोला, यस बॉस, माना कि हमने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन अगर कोई भी उनकी तरह कपड़े पहनकर आ जाए, मास्क लगाकर आ जाए, हम अपना बॉस नहीं मान सकते उन्हें। भावेश बोलता है, कोई नहीं, उदय ने अवधि को देखा है। उदय, इधर आओ। उदय भावेश के पास चला जाता है। भावेश बोलता है, उदय देखो इन्हें, क्या यही अवधि है? अवनी और डीएम एक साथ अपना मास्क निकाल देते हैं। अवनी और डीएम को देखकर उदय उन्हें देखता ही रह जाता है। भावेश ने कहा, उदय, क्या यही है? उदय कहता है, यस बॉस, यही है अवधि। एक आदमी बोलता है, बॉस, माना कि यही अवधि है, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये कहाँ थे? दूसरा आदमी, हाँ बॉस, हम इन्हें बॉस नहीं मान सकते। तीसरा आदमी, हाँ बॉस, हम उदय को अपना बॉस मान चुके हैं। सब तीसरे की बात को सही मानते हैं। उदय ने सोचा, अब कुछ भी हो जाए, लेकिन भावेश मुझे बॉस नहीं बना सकता, क्योंकि अवधि आ गए हैं। इनको मारने के लिए क्या क्या किया, लेकिन फिर भी ये आ गए। मैंने इतनी मेहनत की, इन लोगों को पैसा खिलाया, मारा, लेकिन बॉस बनने का सपना सपना ही रह गया। ये दोनों नाजायज़ भाई बहन मुझसे सब लेकर ही रहेंगे। भावेश बोलता है, ये मेरा फैसला है, मैं बॉस हूँ तुम्हारा, मैंने ही ये कंपनी खड़ी की है, मैं जो चाहूँ वही होगा। जीत, जो कि डीएम बना हुआ है, अपना हाथ ऊपर करता है। सब चुप हो जाते हैं। उसने आगे आकर कहा, आप सब जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उदय इस कंपनी को संभालने के काबिल है? सब बोलते हैं, हाँ है। जीत उदय की तरफ मुड़कर उदय को देखता है और फिर बोलता है, क्या सच में? उदय जीत की बात सुनकर अपना सिर नीचे कर लेता है। वो समझ रहा था जीत के कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि उदय बॉस बनने के काबिल है। जीत आगे बोलता है, तो आप उदय को अपना बॉस बनाना चाहते हैं, तो उदय ही आपका बॉस बनेगा। सब शौक थे कि डीएम ने उदय को कंपनी का बॉस बना दिया, लेकिन उदय को ऐसा लग रहा था कि ये पोजीशन भीख में मिल रही है। जीत उदय के कंधे पर एक हाथ रखते हुए कहता है, मुझे ये नहीं पता कि तुम कैसे काम करोगे, लेकिन इन्हें तुम पर भरोसा है, तो अच्छा ही काम करोगे। उदय को जीत की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जीत कहना चाहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन उन्हें है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। जीत डीएम की तरह उदय के कंधे से हाथ हटाकर बोलता है, तो मुझे और भी काम है, मुझे चलना चाहिए। जीत अवनी के आगे हाथ करता है। अवनी जीत का हाथ पकड़ लेती है और दोनों भावेश से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सब उदय को बधाइयाँ देते हैं। इधर अवनी और डीएम कार में बैठकर घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी अवनी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो ड्राइवर से कार को एक रेस्टोरेंट में रोकने को कहती है। कुछ देर बाद कार एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। अवनी और डीएम रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। दोनों खाना ऑर्डर करके बैठे होते हैं। कुछ देर बाद उनका खाना आ जाता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर उन दोनों का सिर घूमने लगता है। उन दोनों की आंखें बंद हो गई। जब दोनों की आंखें खुली तो दोनों हैरान होकर आसपास देखने लगी। अवनी ने देखा, उन्हें एक घर के हॉल में कुर्सी से बांध कर रखा गया है। दोनों सामने देखते हैं। सामने सोफे पर उदय बैठा हुआ था। वो उनके होश में आने का इंतजार कर रहा था। जीत कहता है, उदय, ये क्या है? उदय गुस्से में बोलता है, तुम डीएम नहीं, जीत हो।
तुम चुप रहो। फिर अवनी की तरफ देखते हुए, अवनी, तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता चलेगा कि डीएम मर चुका है? तुम जीत को मेरे सामने लाओगी और मैं उसे डीएम मान लूंगा। अवनी गुस्से में बोलती है, तुम चाहते क्या हो? उदय बोलता है, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल ही जाता, लेकिन इस जीत ने डीएम बनकर सब खराब कर दिया। अवनी ने कहा, तुम्हें तो यही चाहिए था ना? फिर उदय उठकर अवनी की तरफ देखते हुए आते हुए कहता है, मुझे वो कंपनी मिल ही जाती, फिर इसने क्यों मुझे सबके सामने जलील किया? अवनी ने अब तक अपने हाथ खोल लिए थे। वो खड़े होकर उदय को मारने लगती है। उदय और अवनी दोनों लड़ रहे थे। तभी अवनी अपने हाथों में गन नीचे किए नीचे गिरे हुए उदय की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बचाओ। अवनी पीछे घूमकर देखती है, भावेश उसकी माँ के ऊपर गन पॉइंट करते हुए आ रहा है। अवनी हैरान होकर भावेश को देखती है। भावेश बोलता है, मेरे बेटे को छोड़ो, वरना तुम्हारी माँ मारी जाएगी। अवनी उदय की तरफ देखती है। उदय अवनी को धक्का देकर खड़ा हो जाता है। अवनी लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाती है और गन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वो भावेश को देखकर कहती है, तुम अपनी पत्नी को नहीं मार सकते। भावेश तिरछी नजर से अवनी की माँ की तरफ देखता है और फिर कहता है, ये मेरी पत्नी नहीं, इसे तो मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने पहले इसका विश्वास जीता। हम शादी करने वाले ही थे, तब मुझे पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। पता नहीं किसका खून था। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए इसके साथ शादी करनी पड़ी। जब तुम दोनों का जन्म हुआ, अवनी और डीएम, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल से गायब करवा दिया और इसे कह दिया कि इसके मरे हुए बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन तुम बच गई। तुम्हें किसी और वार्ड में रखा गया। जिसे तुम अपना पिता मान रही हो, उसी दिन उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देकर मर गई और उसका बच्चा भी मर गया। इसमें डॉक्टर की गलती थी, इसलिए वो अपनी गलती छुपाने के लिए तुम्हें उनकी बेटी बना दिया और वो डीएम उसे अनाथ आश्रम भेज दिया, जहाँ उसकी दोस्ती अनिकेत से हुई। अनिकेत ने अपने पापा से उसे गोद लेने को कहा और उन्होंने अनिकेत की जिद को पूरा भी कर दिया। तुम दोनों कितने दूर थे, लेकिन तुम फिर भी एक दूसरे से मिल गए। मैंने कितनी मेहनत से इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, लेकिन ये अवनी की माँ इस कंपनी को अपने मेरे बेटे उदय को देने की जगह इस डीएम को दे रही थी। इसलिए तुम्हें मारने की सोची, लेकिन तुम बच गई। फिर धीरे धीरे मैंने तुम्हारी माँ को दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी। चलो अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी डीएम के पास भेज देता हूँ। तभी गोली चलने की आवाज़ आई। अवनी ने भावेश और उदय को मार दिया। अवनी को गुस्सा आ रहा था। जिसे वो अपना पिता मान रही थी, वो उसकी माँ का इस्तेमाल कर रहा था। उसके कहने पर वो भावेश को किसी के सामने पापा नहीं बोलती थी, क्योंकि भावेश ने ही मना किया था। उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। अवनी के हाथ में गन नीचे लटके हुए थी, तभी उसकी माँ अवनी के पास आकर गले लग जाती है। अवनी अपनी माँ के सिर पर हाथ फेर रही थी। उसे आज पता चला कि भावेश ही उसकी माँ को खाने में दवाइयाँ मिलाता था, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी। तभी अचानक एक और आवाज़ आई। अवनी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ी तो देखा सामने सीढ़ियों के पास एक साया खड़ा है। अंधेरे की वजह से चेहरा दिख नहीं रहा था। तभी अवनी को नीचे आवाज़ आती है। वो देखती है कि उसकी माँ उस साये को देखकर डर रही होती है। अवनी ने जीत के हाथ खोल दिए और उसे माँ को ले जाने का इशारा किया। जीत ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से अवनी की माँ को लेकर चला गया। उस साये ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अवनी को देखता रहा। अवनी की माँ के जाने के बाद उसने कहा, तुम्हें पता चल गया? अवनी ने चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम्हें तो मैं आंखें बंद करके भी पहचान सकती हूँ। तो वो साया बोला, मुझे लगा कि मुझे देखकर तुम बोलोगी कि मैं जिंदा कैसे हूँ। अवनी ने कहा, जब यकीन हो तो बोलने की क्या जरूरत। उस साये ने कहा, मुझसे इतना प्यार। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस रिश्ते में प्यार नहीं, नफरत है। साये ने कहा, तो तुम्हें पता था कि मैं जिंदा हूँ? अवनी ने कहा, हाँ। तुम खाई में गिरे जरूर थे, लेकिन तुम्हारी लाश नहीं मिली थी।
तभी मुझे लगा था कि तुम मरे नहीं हो। लेकिन जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। साई ने कहा, मतलब तुम्हें मेरी खबर भी है? अवनी ने कहा, अवनी को अपने दुश्मनों पर नजर रखने की आदत है। साई ने कुछ नहीं कहा और वहीं खड़ा रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद अवनी ने कहा, वैसे तुम्हें अंधेरे में खड़े होकर अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुमने अपने चेहरे को ऋषभ के चेहरे में प्लास्टिक सर्जरी से बदल लिया है। वो साया बाहर आया, उसका चेहरा ऋषभ जैसा था। अवनी ने कहा, आर्यन, मतलब तुमने अपने भाई को ही मार दिया? वो साया आगे आया और अवनी की कुर्सी के दोनों तरफ हाथ रख लिए और अवनी की तरफ झुकते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ। और रही बात आर्यन की, तो उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, तो उसे मरना ही था। अवनी ने साये के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, जो अपने भाई का ना हुआ उसे मुझसे प्यार है। सच में इससे अच्छा जोक नहीं मिला। उस साये ने अवनी के हाथ जो उस साये के सीने पर थे उसको पकड़ लिया और कहा, जोक नहीं, प्यार करता हूं तुमसे। ये जो दिल है उस पर तुम्हारा ही नाम है। अवनी ने अपने हाथ को सीने साये से छुड़ाया और अपनी चेयर को पीछे धकेलते हुए कहा, प्यार नहीं है ये सिर्फ तुम्हारा जुनून है मुझे पाने का। उस साये ने कहा, अगर तुम्हें पाने का जुनून होता ना, तो तुम मेरी होती, मेरे पास। लेकिन नहीं, इस कमबख्त दिल ने तुमसे प्यार कर लिया। अवनी ने कहा, तो तुम मुझे प्यार करते हो? लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें अकेले नहीं देखा। हर बार तुम किसी के साथ होते हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें प्यार है। साय ने कहा, कहा है ना, प्यार है तुमसे, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अवनी ने कहा, तो मुझे भूल जाओ। साय ने कहा, रीज़न? अवनी ने कहा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। साया एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन अगले ही पल वो बोला, तो तुम्हें अनिकेत से प्यार हो गया? अवनी ने कहा, हाँ। साया ने कहा, अवनी, तुम दो नाव में पैर रख रही हो, डूब जाओगी। अवनी ने कहा, मुझे तैरना आता है। तुम ये क्यों नहीं कह देते, तुम मेरे लिए मुझे भूल नहीं सकते हो? साय ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे और अनिकेत के बीच में नहीं आऊंगा। अवनी ने उस साय की तरफ देखा जैसे उसे विश्वास ना हो। साय ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसा बोलूंगा? बिल्कुल नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है? तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? तुम मुझसे दूर थी, पर मेरी नज़रों से नहीं। अवनी ने कहा, तभी तुमने अनिकेत को मारने की कोशिश की? साये ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें हर बार पता चल गया। पहले मैंने उसे मारने के लिए शूटर को अपॉइंट किया, लेकिन एट मोमेंट पर तुम उसी जगह थी, तुमने उसे बचा लिया। अवनी को याद आया जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो घर पर रहा करती थी। उसके साथ अनिकेत भी घर पर ही था। अनिकेत कभी कभी अवनी को गार्डन में ले जाया करता था, जिससे उसे बोर ना हो। एक दिन अवनी गार्डन में चेयर पर बैठी थी। अवनी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। अनिकेत पौधों को पानी दे रहा था और अवनी को बीच बीच में देख रहा था। अवनी ने अपना काम खत्म किया और लैपटॉप बंद करके टेबल पर रख दिया। उसने नज़र उठाकर अनिकेत को देखा। अनिकेत कान में हेडफोन लगा रखा था। उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना हुआ था। वो पौधों को पानी दे रहा था। अवनी अनिकेत को देख रही थी। अनिकेत को अपने चेहरे पर तपीस महसूस होने लगी, तो उसने अवनी की तरफ देखा। अवनी अचानक से हड़बड़ा गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अनिकेत अवनी की हरकत पर मुस्कुरा दिया और वापस अपना चेहरा घुमाकर पौधों को पानी देने लगा। अवनी ने चेहरा घुमाकर देखा, सामने के एक घर पर कोई खड़ा था। अवनी ने ध्यान से देखा तो एक आदमी हाथ में राइफल लिए हुए था। उसने अपना निशाना अनिकेत को बनाया हुआ था। अवनी ने देखा तो वो गन चलाने वाला है। अवनी ने जल्दी से चिल्लाया। अवनी की आवाज़ सुनकर अनिकेत जल्दी से अवनी के पास आया और अवनी से बोला, क्या हुआ? अवनी ने देखा, गोली सामने वाली दीवार पर लग गई है।
अवनी ने अनिकेत को सही सलामत देखा और देखकर उसकी सांस में सांस आई। अनिकेत ने कहा, क्या हुआ? अवनी ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, मेरा पैर दर्द हो रहा है। अनिकेत का ध्यान अभी भी उसी पर था। अनिकेत ने अवनी को जल्दी से गोद में उठाया और उसे घर ले गया। साय ने आगे कहा, फिर मैंने सोचा कि जब तक वो तुम्हारे पास रहेगा तुम उसे बचा लोगी, इसलिए मैंने उसे खुद मारने के बारे में सोचा, क्योंकि मेरे साथ किसी ने मुझसे अपना काम निकलवाने के लिए डील की थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना डील भी कंप्लीट हो जाए और उसे मार भी दूं। लेकिन फिर से तुमने उसे बचा लिया। जब मैं वहां पहुंचा तो तुम वहां मिली। मैं जानता था तुम उस समय गुस्से में हो, इसलिए सबको बिना रुके मार रही हो। मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ऋषभ बनकर आया, लेकिन फिर भी तुम मुझे पहचान गई। अवनी ने कहा, लोग कितने भी चेहरे बदल ले, लेकिन वो कभी अपनी आंखों का सच नहीं छुपा सकते। साई ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाय, तुम्हारी इसी अदा पर ये नाचीज मरता है। अवनी ने कहा, ये फालतू की बकवास सुनने नहीं रुकी हूं मैं, मुझे जाना है। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अब हम यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए आप मुझे बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली अगली पार्ट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।